एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस देखते हैं। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन रिप्रेजेंट करता है ऑडिट एविडेंस जो कि ऑब्टेन किया जाता है ऑडिटर के द्वारा डायरेक्टली रिटर्न रिस्पॉन्स के अंदर थर्ड पार्टी से। ये क्या है? कन्फर्मिंग पार्टी। थर्ड पार्टी को हम लोग कन्फर्मिंग पार्टी भी बोल सकते हैं। किस फॉर्म में होता है ये? पेपर फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, अदर मीडिया के फॉर्म में हो सकता है। ये एड्रेस करता है असर्शन जो कि एसोसिएट होता है सर्टेन अमाउंट सर्टेन अकाउंट बैलेंस का एंड उसके एलिमेंट्स का। एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस रिस्ट्रिक्ट सिर्फ नहीं करता अकाउंट बैलेंस के अंदर ही। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सटर्नल कन्फर्मेशन से हम लोग एग्रीमेंट भी मंगा सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स भी मंगा सकते हैं एंटिटी के थर्ड पार्टीज़ के साथ। कन्फर्मेशंस रिक्वेस्ट जो होती है वो डिज़ाइन की जाती है ताकि मॉडिफिकेशंस कुछ भी हो एग्रीमेंट के अंदर एंड अगर निकलता है तो रेलेवेंट डिटेल्स भी हमको मिल पाए उसकी। ये यूज़ किया जाता है एज एन ऑडिट एविडेंस एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस अबाउट द एब्सेंस ऑफ सर्टेन एक्सटर्नल कन्फर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है, यूज़ किया जाता है ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट एविडेंस जब भी एब्सेंस होता है सर्टेन कंडीशंस। एग्जांपल के तौर पे अगर एब्सेंस होता है साइड एग्रीमेंट का तो ये इन्फ्लुएंस करता है रेवेन्यू रिकॉग्निशंस को। रिकैलकुलेशंस के अंदर देखेंगे तो रिकैलकुलेशंस कंसिस्ट करता है चेकिंग मैथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करना है डॉक्यूमेंट्स या तो रिकॉर्ड्स की। रिकैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म किया जाता है मैन्युअली या तो इलेक्ट्रॉनिकली। री देखते हैं, री परफॉर्मेंस में इन्वॉल्व किया जाता है ऑडिटर्स का इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशंस ऑफ द प्रोसीजर्स या तो कंट्रोल, यानी यहाँ पर ऑडिटर खुद एग्जीक्यूट करता है क्या? प्रोसीजर्स या तो कंट्रोल्स जो कि ओरिजिनली परफॉर्म्ड किए गए हैं पार्ट ऑफ द एंटिटीज़ इंटरनल कंट्रोल। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं री परफॉर्मिंग द रिकन्सिलेशंस ऑफ द बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट जो भी रिकन्सिलेशंस बनाया है उसको री परफॉर्म करेगा ऑडिटर, यानी फिर से करेगा, उसको फिर से बनाएगा। री परफॉर्मिंग द एजिंग ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स ये कंसिस्ट करता है इवैल्यूएशंस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस का स्टडी करना के लिए पॉसिबल रिलेशनशिप किसके बिटवीन में? दोनों के बिटवीन में, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, दोनों के लिए, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के लिए। इसके अंदर क्या होता है? इन्वेस्टिगेशंस होती है आइडेंटिफाइड करने के लिए कोई फ्लक्चुएशंस अगर है तो, रिलेशनशिप है तो, जो इनकन्सिस्टेंट करता है विद द अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशंस, या तो कोई भी डेविएशन जो कि सिग्निफिकेंटली प्रिडिक्ट करता है अमाउंट को। इंक्वायरी ये कंसिस्ट करता है सीकिंग द इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर ढूंढी जाती है इन्फॉर्मेशंस को नॉलेजेबल पर्सन से। दोनों के अंदर, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल के अंदर होता है, विद इन द एंटिटी या तो आउटसाइड एंटिटी से भी हो सकता है। ये यूज्ड करता है एक्सटेंसिवली थ्रू आउट द ऑडिट, मतलब थ्रू आउट द ऑडिट इंक्वायरीज हम लोग कर सकते हैं इन एडिशंस टू द अदर ऑडिट प्रोसीजर। अदर ऑडिट प्रोसीजर्स के एडिशंस में ये की जाती है। इसका रेंज क्या होता है? ये फॉर्मल रिटर्न हो सकती है टू द इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरीज भी हो सकती है। रेस्पॉन्स किए जाते हैं इंक्वायरी को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस, यानी जो रेस्पॉन्स होता है इंक्वायरी का वो क्या है? एक इंटीग्रल पार्ट है किसका? इंक्वायरी प्रोसेस का। मतलब जो भी रेस्पॉन्स दे रहा है वो भी एक पार्ट ही होता है। प्रोवाइड करता है ऑडिटर को इंफॉर्मेशंस जो कि प्रीवियसली प्रोसेस नहीं की गई है, या तो कोराबरेटेड ऑडिट एविडेंस, मतलब कोराबरेटेड ऑडिट एविडेंस भी मिल जाता है किसको? ऑडिटर को, इंक्वायरी से। ऑल्टरनेटिवली जो रेस्पॉन्स है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशंस अगर डिफरेंस आता है सिग्निफिकेंट अदर इंफॉर्मेशन से तो ऑडिटर इसको ऑब्टेन करता है, मतलब ऑडिटर को एविडेंस मिल जाता है अगर कोई डिफरेंस आता है इंक्वायरी से, हमको पता चल जाता है सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है तो। एग्जांपल के तौर पे इंफॉर्मेशंस जो कि पॉसिबल है मैनेजमेंट ओवरराइड कर सकता है कंट्रोल्स को, तो ये हमको कैसे पता चलेगी कि मैनेजमेंट ने ओवरराइड कर सकता है कंट्रोल को या मैनेजमेंट ने ओवरराइड करा है कंट्रोल को? तो इंक्वायरी के थ्रू हम लोग पता कर पाएंगे। सम केसेस के अंदर जो रेस्पॉन्स है इंक्वायरीज का वो प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिटर्स टू मॉडिफाइड, यानी इंक्वायरी जब हम लोग करते हैं तो उसके बेसिस पे ऑडिटर चाहे तो मॉडिफाइड भी कर सकता है या तो परफॉर्म भी कर सकता है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। अपना ओपिनियन को मॉडिफाइड भी कर सकता है या तो परफॉर्म भी कर सकता है वो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। सम मेटल्स के अंदर ये ज़रूरी होता है कि ऑब्टेन करना रिप्रेजेंटेशन रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, यानी मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस लेना ज़रूरी होता है जहाँ पर अप्रोप्रिएट जब भी अप्रोप्रिएट हो दोज चार्ज विद द गवर्नेंस टू कन्फर्म द रेस्पॉन्स टू द ओरल इंक्वायरीज। जो भी ओरली दोज चार्ज विद द गवर्नेंस बोल रहा है उसको वो कन्फर्म करेगा कैसे? रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस देगी। कॉन्सेप्ट ऑफ द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स।
रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, ये रेफर करता है ऑडिट प्रोसीजर जो कि परफॉर्म की जाती है ऑब्टेन करने के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एंटिटीज़ एंड उसका एनवायरनमेंट। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है एंटिटीज़ का इंटरनल कंट्रोल जो कि आइडेंटिफाइड किया जाता है, असेस किया जाता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को ढूंढने के लिए, मतलब असेस करने के लिए रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, चाहे वो फ्रॉड से हो सकता है या तो एरर से हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड असर्शन लेवल पे। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स ही कंप्राइज करता है टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स जो कि रिक्वायर्ड है ऐसे के द्वारा जब ऑडिटर चूज़ करता है इसको करने के लिए, या तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है टेस्ट ऑफ डिटेल, सब्सटेंटिव एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल को डिफाइन किया गया है ऑडिट प्रोसीजर जो कि डिज़ाइन किया गया है इवेल्युएट करने के लिए कि जो कंट्रोल्स है वो ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली एंड क्या वो प्रिवेंट कर पा रहे हैं, डिटेक्ट कर पा रहे हैं एंड करेक्ट कर पाए मटेरियल मिस स्टेटमेंट को असर्शन लेवल पे। ऑडिटर डिज़ाइन एंड परफॉर्म करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल ताकि वो ऑब्टेन कर पाए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के जो कंट्रोल्स है रिलेवेंट वो ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली। ऑडिटर असेस करता है, इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर असेस करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट असर्शन लेवल पे, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि एक्सेप्शंस कंट्रोल्स आर ऑपरेट इफेक्टिवली, यानी इसके अंदर क्या एक इंक्लूड किया जाता है एक्सेप्शंस, यानी हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो कंट्रोल्स है वो ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली। दैट इज़ ऑडिटर का इंटेंस होता है कि ऑडिटर रिलाई करता है कि ऑपरेट कंट्रोल्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली जब वो डिटरमाइन करता है नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का। या तो अगर आप बोलो तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन जो है वो हमको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस असर्शन लेवल पे। हाई लेवल ऑफ द एश्योरेंस से क्या होता है, कंट्रोल्स जो होते हैं वो ऑपरेट करते हैं इफेक्टिवली। हाई लेवल ऑफ द एश्योरेंस ऑडिटर को मिलेगा अगर कंट्रोल्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली। जब अडॉप्ट किया जाता है प्राइमरीली ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, यानी जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया जाता है तब where it is possible or practicable to obtain the sufficient and appropriate audit evidence only from the substantive procedures. nature, time and extent देखते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल का। डिज़ाइन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो ऑडिटर करता है उसके अंदर उसको क्या ध्यान में रखना पड़ता है, परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, किसके कॉम्बिनेशंस में, इंक्वायरी के साथ वो कर सकता है ये अदर ऑडिट प्रोसीजर्स को ताकि वो ऑब्टेन कर पाए क्या एविडेंस एंड देख पाए क्या कंट्रोल्स जो हैं वो ऑपरेटिवली वर्क कर पा रहे हैं। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है कि कैसे कंट्रोल्स को अप्लाइड किया गया है रिलेवेंट टाइम पे, यानी रिलेवेंट टाइम पे कंट्रोल्स की चेकिंग की जाती है ऑडिटर के द्वारा पीरियड ड्यूरिंग द ऑडिट के दरमियान में। कंसिस्टेंसी जो होती है उसको भी देखा जाता है, हुम कौन और कैसे, बाय व्हाट मीन्स, बाय हुम कौन और कैसे इसको अप्लाइड किया गया है, बाय हुम किसने और कैसे इसको अप्लाइड किया गया है वो भी देखा जाता है इंटरनल कंट्रोल्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स को किसने और कैसे अप्लाइड किया गया है वो भी देखा जाता है। डिटरमाइन किया जाता है कि जो कंट्रोल्स हैं वो टेस्टेड हैं, कंट्रोल्स को टेस्ट करने के अंदर हमको डिपेंड करना पड़ता है कंट्रोल्स के ऊपर, मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल्स के ऊपर। सो हमारे लिए ज़रूरी होता है ऑब्टेन करने के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ताकि हम लोग ये देख पाएँ कि जो इनडायरेक्ट कंट्रोल्स भी हैं वो भी इफ़ेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं। इंक्वायरी अलोन सफिशिएंट नहीं होती टेस्ट करने के लिए कि कंट्रोल्स कंट्रोल्स जो हैं वो इफ़ेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं। अकॉर्डिंगली अदर ऑडिट प्रोसीजर्स भी हमको परफॉर्म करनी पड़ती है कॉम्बिनेशंस विद द इंक्वायरी के साथ। इन दिस रिगार्ड्स, इसके रिगार्ड्स में इंक्वायरी कॉम्बिनेशंस विद द इंस्पेक्शन, मतलब इंक्वायरी के साथ हम लोग इंस्पेक्शंस करते हैं, रीपरफॉर्मेंस करते हैं ताकि हम लोग को ज़्यादा एश्योरेंस मिलता है। इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशंस भी करते हैं हम लोग, इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन से भी ज़्यादा हमको एश्योरेंस मिलता है जब हम लोग क्या करते हैं इंस्पेक्शंस एंड रीपरफॉर्मेंस करते हैं तब। सिंस जो ऑब्जर्वेशंस है वो पेशेंस है पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर किया जाता है, नीचल्स जो होता है कंट्रोल का वो इन्फ्लुएंस कर देता है टाइप ऑफ द प्रोसीजर्स जो कि रिक्वायर्ड होती है ऑब्टेन करने के लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि जो कंट्रोल है वो ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली। एग्जांपल के तौर पर अगर जो कंट्रोल्स है वो इफ़ेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं तो ये एविडेंस हो जाता है हमारे लिए, डॉक्यूमेंट हो जाता है ऑडिटर के लिए डिसाइड करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए
एंड उसको इससे क्या मिल जाता है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी मिल जाता है कि जो कंट्रोल्स है वो इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं। मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस भी ज़रूरी होता है जब हम लोग देखते हैं कि इफ़ेक्टिव हैं कंट्रोल्स या नहीं है। अप्रोप्रिएट टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ द टेस्ट, मतलब अगर कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा टेस्ट को, मतलब हमको टेस्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी कंट्रोल्स की, एज वेल एज डिग्री ऑफ द रिलायंस ऑन द कंट्रोल्स, और डिग्री ऑफ द रिलायंस को भी हमको चेक करना पड़ेगा क्या हम लोग कंट्रोल के ऊपर रिलाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मेटल्स द ऑडिटर कंसिडर्ड, जब टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स को कितना टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स को चेक करना है, मतलब कितना एक्सटेंट तक टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स करने हैं, मतलब कितना एक्सटेंट तक हमको चेक करना है कि कंट्रोल्स ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, कौन सी मेटल्स हम लोग कंसिडर करते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल बाय द एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड, कितने फ्रीक्वेंटली परफॉर्म किया जाता है कंट्रोल्स एंटिटी के द्वारा पीरियड के अंदर। लेंथ एंड द टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड, कितना लेंथ ऑफ द टाइम दिया जाएगा ऑडिट पीरियड के अंदर ताकि ऑडिटर रिलाई कर पाए ऑपरेट के कंट्रोल्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली। एक्सटेंड्स, जिससे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होगा कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो हैं वो असर्शन लेवल पे टेस्ट ऑफ द अदर कंट्रोल्स ऑब्टेन करना है फ्रॉम द टेस्ट ऑफ द अदर कंट्रोल्स। एक्सटेंट टू विच द ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन, कितने एक्सटेंट तक ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होंगे कहाँ से, टेस्ट ऑफ द अदर कंट्रोल से, जो कि रिलेट करेगा टू द असर्शन लेवल पे, यानी अदर कंट्रोल्स कितने लगाने हमको टेस्ट करना है वो भी हमको ऑडिट एविडेंस देगा कि कितने उससे भी हमको क्या पता चलेगी कि हमको कितना टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स का चेकिंग करना है। टाइमिंग ऑफ द टेस्ट ऑफ द कंट्रोल, क्या टाइमिंग होगा, तो टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स जो है पर्टिकुलर टाइम के लिए होगा, ऑडिटर टेस्ट करेगा उसको, या तो वो थ्रू आउट द पीरियड कर सकता है। ऑडिटर्स का इंटेंशन होता है कि रिलाई करे कंट्रोल के ऊपर ताकि वो प्रोवाइड कर पाए अप्रोप्रिएट बेस फॉर द ऑडिटर इंटेंडेड रिलायंस, यानी ऑडिटर को उसके ऊपर रिलायंस आ जाए कंट्रोल के ऊपर। ऑडिट एविडेंस जो है वो पर्टेन करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो कि सफिशिएंट होता है ऑडिटर का पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल के अंदर अगर हम लोग देखें तो टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स होता है ओवर द एंटिटीज़ फिजिकल इन्वेंटरी, अगर हम टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स लगाया जा रहा है फिजिकल इन्वेंटरी एंटिटी के फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग के ऊपर, तो वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ही होगा, मतलब जब काउंटिंग हो रही है उसी के दरमियान में टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स किया जाएगा। अदर एंड पे अगर आप लोग देखें तो ऑडिटर्स का इंटेंट होता है, रिलाई करता है ऑडिटर कंट्रोल्स के ऊपर एक पीरियड ऑफ द टेस्ट के अंदर ही, कंट्रोल ओवर द पीरियड ऑफ द टेस्ट। यहाँ पर कैपेबिलिटीज़ जो होती है प्रोवाइड करने की ऑडिट एविडेंस, इसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, टेस्ट ऑफ द एंटिटीज़ मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रोल, यानी एंटिटी कितना मॉनिटर कर रही है अपने कंट्रोल्स को। यूजिंग द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन द प्रीवियस ऑडिट, क्या हम लोग प्रीवियस ऑडिट के अंदर जो भी ऑडिट एविडेंस लिए गए हैं उसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वेदर इट इज़ अप्रोप्रिएट, क्या ये अप्रोप्रिएट है कि हम लोग यूज़ करेंगे ऑडिट एविडेंस जो ऑपरेटिंग इफेक्टिव ऑफ द कंट्रोल्स जो कि ऑब्टेन किए गए थे प्रीवियस ऑडिट में, मतलब प्रीवियस ऑडिट के दरमियान में हमने ये चेक किया था कि कितना टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स कितने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, कितने इफेक्टिव हैं, तो क्या हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कितने लेंथ पीरियड ऑफ द टाइम्स पे वो किया गया था रीटेस्टिंग के पहले, मतलब जब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कंट्रोल्स को उसके पहले कितना पीरियड बीत गया है उसको ध्यान में रखना होगा। अगर ऑडिटर को क्या क्या कंसिडर करना होगा इसके अंदर, इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर एलिमेंट की इफेक्टिवनेस चेक करनी पड़ेगी जो कि इंटरनल कंट्रोल की है। इंक्लूड, इसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा, कंट्रोल एनवायरनमेंट देखा जाएगा, एंटिटीज़ का मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रोल्स, मतलब एंटिटी कैसे मॉनिटर कर रही है कंट्रोल्स को वो देखा जाएगा, एंटिटीज़ का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को देखा जाएगा, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रोल्स, क्या क्या रिस्क अराइज होते हैं कंट्रोल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से, जिसके अंदर इंक्लूड होता है मैनुअल या तो ऑटोमेटेड। इफेक्टिव जनरल आईटी कंट्रोल्स भी देखा जाएगा, इफेक्टिवनेस कंट्रोल्स का एंड उसके एप्लीकेशंस बाय द एंटिटीज़ का, जिसके अंदर इंक्लूड होता है नीचे एक्सटेंड डेविएशंस, यानी कितना डेविएशंस आ रहा है एप्लीकेशंस ऑफ द कंट्रोल्स के अंदर प्रीवियस ऑडिट को नोट करते हुए, एंड क्या जो पर्सनल चार्ज कर रहे हैं सिग्निफिकेंटली जो अफेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ द कंट्रोल्स को, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। लैक ऑफ द चेंजेस, अगर
चेंजेस के अंदर लैग मिलता है, मतलब कम चेंजेस मिलता है पर्टिकुलर कंट्रोल प्रोसेस रिस्क के अंदर ड्यू टू द चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस, यानी सर्कमस्टेंसेस के वजह से लैग हो रहा है, मतलब चेंज नहीं किया गया है इंटरनल कंट्रोल को। सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए लेकिन कंट्रोल्स को बराबर प्रॉपरली चेंज नहीं किया गया है, तो इसको भी देखना पड़ेगा हमको। रिस्क जो है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का टू एंड द एक्सटेंट ऑफ द रिलायंस ऑन द कंट्रोल्स, रिस्क मटेरियल मिस स्टेटमेंट का भी देखना पड़ेगा और कितना एक्सटेंट तक हम लोग रिलायंस करेंगे कंट्रोल के ऊपर, वो उसको भी ध्यान में रखना होगा। तभी जाके हम लोग क्या कर पाएंगे कि हम लोग को डिसाइड कर पाएंगे कि इसको यूज़ करना है। प्रीवियस ऑडिट के अंदर जो हमने इफ़ेक्टिवनेस चेक की थी कंट्रोल्स की, उसको अगर ऑडिटर प्लान करता है कि वो यूज़ करेगा ऑडिट एविडेंस प्रीवियस ऑडिट के ऑपरेट कर रहे थे वो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द स्पेसिफिक कंट्रोल, तो ऑडिटर को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कंटिन्यूइंग रिलायंस, मतलब ऑडिटर को फिर रिलायंस रखना पड़ेगा जो भी वो एविडेंस ऑब्टेन कर रहा है, ऑडिट एविडेंस जो भी वो ऑब्टेन कर रहा है अबाउट के जो सिग्निफिकेंट चेंजेस है उस कंट्रोल के अंदर वो अकर्ड कर लिए गए हैं सब्सिक्वेंटली टू द प्रीवियस ऑडिट, यानी प्रीवियस ऑडिट के अंदर जो भी प्रीवियस ऑडिट के बाद से जो भी चेंज आ रहा है वो भी सारे इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर कर दिए गए हैं, और उससे उसको ये रिलायंस रखना पड़ेगा और उससे उसको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलेगा। इवैल्यूएशंस द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल, इवैल्यूएट करना है कि जो कंट्रोल से क्या वो ऑपरेट कर रहा है इफ़ेक्टिवली। जब इवैल्यूएट कर रहे हैं कि जो कंट्रोल्स हैं रिलेवेंट कंट्रोल्स है क्या वो ऑपरेटिवली क्या वो ऑपरेट कर रहे हैं इफ़ेक्टिवली, तो ऑडिटर को इसके अंदर इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि जो मिस स्टेटमेंट क्या कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है जो कि डिटेक्ट किया गया है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाकर। इसके अंदर इंडिकेट किया जाता है कि जो कंट्रोल्स है क्या वो ऑपरेट नहीं कर रहे हैं इफ़ेक्टिवली, यानी ये कैसे होगा, ये कैसे मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट होगा जब कंट्रोल्स जो है वो ऑपरेटिवली वर्क नहीं कर रहे हैं, तभी ये हमको मिलेगा। एब्सेंस ऑफ द मिस स्टेटमेंट, अगर मिस स्टेटमेंट का एब्सेंस होता है, डिटेक्ट होता है कि अगर मिस स्टेटमेंट नहीं है सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाकर हमको ये पता चल गई है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये ऑडिट एविडेंस है कि कंट्रोल्स जो हैं वो असर्शन लेवल पे इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहे हैं और उनको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। हमको क्या करना पड़ेगा, फिर भी हमको टेस्ट तो करना ही पड़ेगा उसका इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। मिस स्टेटमेंट्स अगर मटेरियल मिस स्टेटमेंट अगर डिटेक्ट होते हैं ऑडिटर के द्वारा जब भी वो प्रोसेस लगाता है, वो क्या है स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स है। वो क्या है, अगर मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट हो जाते हैं ऑडिटर्स के द्वारा, वो स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स है कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर। स्पेसिफिक इंक्वायरीज बाय द ऑडिटर, जब डेविएशंस फ्रॉम द कंट्रोल्स डिटेक्ट होते हैं, यानी अगर डेविएशंस मिल गए हैं कंट्रोल्स के अंदर तो इंक्वायरी की जाती है ऑडिटर के द्वारा। ऑडिटर स्पेसिफिक इंक्वायरी करता है अंडरस्टैंड करने के लिए मैटर्स के एंड पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस, और उसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस निकल के आएंगे वो सब वो क्या करता है, इंक्वायरी करता है। एंड सेल डिटरमाइंड, और वो डिटरमाइन करता है कि जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स जो परफॉर्म किए गए हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं अप्रोप्रिएट बेसिस रिलाय करने के लिए कंट्रोल को, यानी वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पता कर पाता है कि क्या हमको रिलाय करना पड़ेगा, क्या हम रिलाय कर सकते हैं कंट्रोल के ऊपर। एडिशनल टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स भी ज़रूरी होते हैं। पोटेंशियल रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स जो है अगर वो एड्रेस कर रहे हैं उसको भी एड्रेस करना पड़ता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाकर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स क्या होता है, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को डिफाइन किया गया है ऑडिट प्रोसीजर जो कि डिज़ाइन किया गया है डिटेक्ट करने के लिए मटेरियल मिस स्टेटमेंट असर्शन लेवल पे। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कंप्राइज करते हैं टेस्ट ऑफ द डिटेल्स, यहाँ पर क्या होता है तो क्लास ऑफ द ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर का टेस्टिंग किया जाता है। एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, अगर हम लोग चार्ट देखें इलस्ट्रेट करके ऑडिट प्रोसीजर्स के अंदर क्या क्या आता है, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आता है, अदर प्रोसीजर्स आता है, अदर प्रोसीजर्स के अंदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के अंदर टेस्ट ऑफ डिटेल्स आता है, एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स आता है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर टेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स जिसको हम लोग वाउचिंग बोलते हैं, और टेस्ट ऑफ द बैलेंस जिसको हम लोग वेरिफिकेशंस बोलते हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द असेस रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट, यानी मटेरियल मिस स्टेटमेंट को असेस करना तो है, एंड जो ऑडिटर है वो डिज़ाइन करेगा, उसको असेस करते हुए ऑडिटर क्या करेगा, डिज़ाइन करेगा।
इररिस्पेक्टिव ऑफ द असेस रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ऑडिटर क्या करेगा, डिज़ाइन करेगा, परफॉर्म करेगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, यानी टेस्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट को असेस किया है ऑडिटर ने, उसके बाद भी उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हर क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शन्स के लिए, अकाउंट बैलेंस के लिए एंड डिस्क्लोजर्स के लिए। रिक्वायरमेंट जो रिफ्लेक्ट करता है फैक्ट्स को, रिक्वायरमेंट्स जो रिफ्लेक्ट करेगा फैक्ट्स को कि जो ऑडिटर्स है उसने असेस किया है रिस्क जो है वो जजमेंटल है। ऑडिटर असेसमेंट ऑफ द रिस्क क्या है, जजमेंटल है, उसके अंदर प्रोफेशनल जजमेंट लगते हैं। एंड सो नॉट आइडेंटिफाइड ऑल द रिस्क ऑफ द मटेरियल स्टेटमेंट, इसीलिए तो हो सकता है कि ऑडिटर आइडेंटिफाई ना कर पाए सारे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, क्योंकि ऑडिट असेसमेंट ऑफ द रिस्क के अंदर क्या है, जजमेंटल है, वो जजमेंट्स लगते हैं उसके अंदर, इसलिए ये हो सकता है कि ऑडिटर क्या ना कर पाए, असेस ना कर पाए सारे मटेरियल मिस स्टेटमेंट को। एंड इनहेरेंट लिमिटेशंस भी होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है मैनेजमेंट का ओवरराइडिंग, मैनेजमेंट खुद से ओवरराइड कर सकता है इंटरनल कंट्रोल्स को। डिपेंड करेगा इन सर्कमस्टेंसेस पे कि जो ऑडिटर है वो डिटरमाइन करेगा, परफॉर्म करेगा सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो कि सफिशिएंट है रिड्यूस करने के लिए ऑडिट रिस्क को एक्सेप्टेबल लोअर लेवल पे। एग्जांपल के तौर पे ऑडिटर असेस करता है रिस्क को जो कि सपोर्टेड है बाय द ऑडिट एविडेंस फ्रॉम टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स, यानी ऑडिटर ने अगर असेस कर लिया रिस्क को तो वो सपोर्ट करेगा ऑडिट एविडेंस को, यानी ऑडिट एविडेंस उसके ऊपर लगाएगा कि उसने क्या क्या प्रोसीजर्स की थी ताकि वो लो कर पाए इसको, ताकि वो लो कर पाए किसको, ऑडिट रिस्क को लो कर पाए। ओनली द टेस्ट ऑफ द डिटेल्स आर अप्रोप्रिएट, टेस्ट ऑफ द डिटेल्स से सिर्फ अप्रोप्रिएट है। कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर एंड टेस्ट ऑफ द डिटेल्स जो है वो मोस्ट रेस्पॉन्सिव टू दी असेस रिस्क है, मतलब रिस्क को अगर असेस करना है तो दोनों का कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एनालिटिक सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगाना पड़ेगा। ये मोस्ट क्या है, रिस्पॉन्सिव है टू असेस रिस्क को असेस करने के लिए। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स ये जनरली ज़्यादा एप्लीकेबल होता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन्स को टेंड करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए ओवर टाइम। ऐसे 520 एनालिटिकल प्रोसीजर, इसके अंदर क्या होता है, एस्टैब्लिश किया जाता है रिक्वायरमेंट एंड प्रोवाइड की जाती है गाइडेंस एप्लीकेशंस करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर ड्यूरिंग द ऑडिट, मतलब एनालिटिकल प्रोसीजर्स को कैसे हम लोग करेंगे उसकी क्या की गई है, यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड की गई है। ऑडिट के अंदर हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैसे लगाएंगे वो उसको गाइड किया गया है। किसके अंदर गाइड किया गया है, ऐसे 530 के अंदर एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अंदर। जो नेचर ऑफ द रिस्क है एंड जो असर्शंस हैं रिलेवेंट टू द डिज़ाइन ऑफ द टेस्ट ऑफ द डिटेल्स, नेचर्स ऑफ द रिस्क एंड जो असर्शन रिलेवेंस है डिज़ाइन करने के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल, उसको भी देखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे टेस्ट ऑफ द डिटेल्स है कि एग्जिस्ट या तो अकरेंस है असर्शन का, मतलब असर्शंस का एग्जिस्टेंस है, अकरेंस है, ये क्या है हमारे लिए, इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है फ्रॉम आइटम्स कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट एंड ऑब्टेन द रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस, के जो भी आइटम्स है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, वो अकर्स हैं एंड उससे हमने ऑब्टेन किया गया है रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस। अदर एंड के ऊपर देखा जाए तो टेस्ट ऑफ द डिटेल्स जो है वो कंप्लीटनेस है, जिसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है सिलेक्शंस ऑफ द आइटम्स को सिलेक्ट किया जाता है। इसके अंदर आइटम्स को सिलेक्ट किया जाता है जो एक्सपेक्ट की जाती है कि इंक्लूड होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, जिसकी अमाउंट एंड इन्वेस्टिगेट करना है वेदर दे आर इंक्लूडेड, और क्या वो इंक्लूड की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। बिकॉज द असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट टेक अकाउंट्स, क्योंकि असेसमेंट होता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का, उसको हम लोग अकाउंट करते हैं इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर। यानी जब हम लोग असेस करते हैं, असेस हम लोग कब करते हैं, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट जब हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स को टेस्ट कर रहे होते हैं तब करते हैं। तो जो एक्सटेंड होता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का, वो ज़रूरी होता है कि हम उसको इंक्रीज़ कर दें अगर टेस्ट ऑफ द कंट्रोल अनसेटिस्फैक्टरी लग रहे हैं, मतलब टेस्ट ऑफ द कंट्रोल अनसेटिस्फैक्टरी हैं तो हम क्या करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को बढ़ा देंगे। डिज़ाइन द टेस्ट ऑफ द डिटेल्स, डिज़ाइन टेस्ट ऑफ द डिटेल एक्सटेंड्स ऑफ टेस्टिंग
थ्रू ऑफ इन टर्म्स ऑफ द सैम्पल साइज़, यानी जो टेस्ट ऑफ द डिटेल्स है वो हम लोग कैसे करेंगे, तो सैंपल लेकर हम लोग टेस्ट ऑफ द डिटेल्स करेंगे, मतलब पूरा चेक नहीं करना है, सिर्फ सैंपल लेकर हम लोग टेस्ट ऑफ द डिटेल्स करेंगे। अदर मेटल्स रिलेवेंट उसको भी इंक्लूड किया जाता है, उसको भी कंसिडर किया जाता है, जिसके अंदर इंक्लूड क्या होता है, मोर इफेक्टिव ऑफ द यूज़ अदर सिलेक्टिव मीन्स ऑफ द टेस्टिंग, यानी कोई अदर सिलेक्टेड मीन्स ऑफ द टेस्टिंग है जो कि ज़्यादा इफेक्टिव है, तो उसको भी कंसिडर किया जाता है इसके अंदर, जब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं टेस्ट ऑफ द डिटेल्स को। एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस है वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स है, ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स जो कि परफॉर्म किया जाता है एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स जो है वो फ्रीक्वेंटली रिलेवेंट होती है जब एड्रेस किया जाता है असर्शन को जो कि एसोशिएट होता है अकाउंट बैलेंस के अंदर एंड उसके एलिमेंट्स के अंदर, लेकिन ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करता सिर्फ आइटम्स तक। ऑडिटर चाहे तो रिक्वेस्ट कर सकता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस एग्रीमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ट्रांजेक्शन्स के लिए, एंटिटीज़ एंड उसके पार्टीज़ के बिटवीन में। एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस प्रोसीजर्स जो है वो परफॉर्म करता है ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट एविडेंस एब्सेंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस, अगर कोई भी सर्टेन कंडीशंस के अंदर एब्सेंस लग रहा है तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन से ऑडिट एविडेंस ले सकता है ऑडिटर। फॉर एग्जांपल अ रिक्वेस्ट में स्पेसिफिकली 6 द कन्फर्मेशंस साइड एग्रीमेंट, ये जो हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ा उसका ही है ये, एंटिटीज रेवेन्यू कट ऑफ असर्शंस। अदर सिचुएशंस के अंदर जब एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस प्रोसीजर्स जो है वो प्रोवाइड करता है हमको रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस ताकि हम लोग को रिस्पॉन्ड कर पाए रिस्क को, असेस रिस्क ऑफ द मटेरियल मिस स्टेटमेंट को। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है बैंक बैलेंस एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेवेंट है बैंकिंग रिलेशनशिप के लिए, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस एंड टर्म्स, इन्वेंटरीज जो कि हेल्ड की गई है थर्ड पार्टी, या ये जगह से हम लोग एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले सकते हैं। इन्वेंटरीज जो कि हेल्ड की गई है, मतलब इसके लिए इन्वेंटरीज़ के लिए भी हम लोग एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले सकते हैं। थर्ड पार्टीज एट बॉन्डेड वेयर हाउस, मतलब थर्ड पार्टी के बॉन्डेड वेयर हाउस के अंदर इन्वेंटरीज हमारी पड़ी है फॉर प्रोसेसिंग या तो कंसाइनमेंट के लिए। प्रॉपर्टी टाइटल डीड जो कि लॉयर के पास पड़ी है, तो मतलब हम लोग लॉयर के पास से भी एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले सकते हैं। या तो फाइनेंशियल्स ऑफ सेफ कस्टडी और एज ए सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट जो कि हेल्ड की गई है सेफ कीपिंग के अंदर बाय थर्ड पार्टी, या तो परचेज फ्रॉम द स्टॉक ब्रोकर्स, लेकिन डिलीवरी नहीं होनी चाहिए एट द बैलेंस शीट डेट। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, तो जो होल्डिंग्स है कंपनी की सिर्फ उसी का हम लोग एक्सटर्नल कन्फर्मेशन दे सकते हैं स्टॉक ब्रोकर के पास से। अगर डिलीवरी हो गई है, मतलब डिलीवरी मतलब क्या हो गया, अगर स्टॉक मार्केट में शेयर्स बेच दिए गए हैं तो हम लोग स्टॉक ब्रोकर के पास से उसका एक्सटर्नल कन्फर्मेशन नहीं ले सकते। सिर्फ 31 मार्च के अंदर जो भी बैलेंस है उसी का हम लोग स्टॉक ब्रोकर के पास से एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले सकते हैं। अमाउंट ड्यू टू लेंडर को जो भी अमाउंट ड्यू की गई है जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है रिलेवेंट टर्म्स ऑफ द रीपेमेंट एंड रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स अकाउंट्स पेबल बैलेंस एंड टर्म्स। ऑल्दो द एक्सटर्नल कन्फर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस सर्टेन असर्शंस के लिए, लेकिन सम असर्शंस जो हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस के वो भी लेस रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस, अगर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोवाइड करेगा लेस ऑडिट एविडेंस जब रिलेट किया जाएगा रिकवरेबिलिटी ऑफ द अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस, देन दे डू देयर एग्जिस्टेंस। यानी अगर हम लोग एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस ले रहे हैं रिकवरेबल ऑफ द अकाउंट्स रिसीवेबल्स के लिए, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस के लिए, तो हो सकता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस हमको लेस रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस दे। ऑडिटर्स डिटरमाइन करता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है फॉर वन पर्पस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस अबाउट द अदर मैटर्स। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन हम लोग ले रहे हैं तो वो परफॉर्म किया जाएगा एक पर्पस के लिए, नहीं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है कि जो ऑब्टेन होता है ऑडिट एविडेंस उससे अदर मेटल्स भी हमारी सॉल्व हो सकती है। यानी अदर मेटल्स के अंदर भी अगर कुछ रिस्क लग रहा है तो वो भी हमारा क्या हो सकता है, वो भी हमारा सॉल्व हो सकता है, वो भी हमको पता चल पाएगी कि कितना रिस्क है और कितना नहीं है।
फॉर एग्जांपल के तौर पे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट अगर की जाती है बैंक बैलेंस की, जिसके अंदर इंक्लूड किया जाता है रिक्वेस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेवेंट है टू दी अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट असर्शंस, यानी बैंक बैलेंस का वजह से हमको दूसरे असर्शंस जो है अगर उसके अंदर भी हमको रिस्क लग रहा है तो वो भी हमारा कंफर्म हो जाता है कि इसमें कितना रिस्क है और कितना नहीं है। सच कंसिडरेशंस में इन्फ्लुएंस, ये कंसिडरेशंस इन्फ्लुएंस करेगा ऑडिटर के डिसीजंस को कि परफॉर्म करना है एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स को। फैक्टर्स जो हैं जो असिस्ट करते हैं ऑडिटर को डिटरमाइन करने के लिए कि जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स है क्या वो परफॉर्म एक्सटर्नल कंफर्मेशन जो है क्या उसको परफॉर्म करना है एज अ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, यानी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, कौन से फैक्टर्स है यहाँ पर, तो कंफर्मिंग पार्टी का नॉलेज, अगर कंफर्मिंग पार्टी का नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, जो भी सब्जेक्ट मैटर है और जो कंफर्म कर रही है पार्टी, उस पार्टी को उसका नॉलेज है, रेस्पॉन्स में मोर रिलायबल, अगर उसके पास उसका नॉलेज है कंफर्मिंग पार्टी के पास, तो जो रेस्पॉन्स वो करेगी वो ज़्यादा रिलायबल हो जाएगा अगर प्रोवाइडेड बाय द पर्सनस एट द कंफर्मिंग पार्टी हु हैज़ रिक्विजिट्स नॉलेज अबाउट द इंफॉर्मेशन बीइंग कंफर्म, यानी अगर कंफर्मिंग पार्टी के पास नॉलेज है उस सब्जेक्ट मैटर्स का तो हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा रिलायबल हो जाएगा ऑडिट एविडेंस कंफर्मिंग पार्टीज से। एबिलिटी और विलिंगनेस ऑफ द इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्स, उसकी जो रेस्पॉन्ड कर रहा है उसकी एबिलिटी और उसकी विलिंगनेस कितनी है। फॉर एग्जांपल कंफर्मिंग पार्टी, एग्जांपल के अंदर जो कंफर्मिंग पार्टी है क्या वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पॉन्ड करने की कंफर्मिंग रिक्वेस्ट को, क्या वो कंसिडर कर रही है रेस्पॉन्ड करने के लिए, क्या उसको ऐसा लग रहा है कि रेस्पॉन्ड तो बहुत ही कॉस्टली है या टाइम कंज्यूमिंग है, क्या उसको ऐसा लग रहा है कि जो कंसर्न है पोटेंशियल लीगल एबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द रेस्पॉन्डिंग, मतलब अगर रेस्पॉन्ड से उसको ऐसा लग रहा है कि हमको तो लीगल लायबिलिटीज़ आ जाएगी। मे अकाउंट्स फॉर द ट्रांजेक्शन्स डिफरेंस करेंसी, हो सकता है डिफरेंस करेंसी के ट्रांजेक्शन्स हो तो उसको डिफ़िकल्टीज़ आएगी डिफरेंस करेंसीज़ के लिए, इसलिए वो रिस्पॉन्स नहीं करेगी। जो कंफर्मिंग पार्टी है वो मे अकाउंट्स फॉर द ट्रांजेक्शन्स इन द डिफरेंस करेंसीज के अंदर ट्रांजेक्शन्स है तो शायद हो सकता है कंफर्मेशन ना मिले। मे ऑपरेट इन एन एनवायरनमेंट जहाँ पर रेस्पॉन्स जो है, यानी एंटिटी ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर ऑपरेट कर रही है जहाँ पर जो रेस्पॉन्स है कंफर्मेशंस का उसको सिग्निफिकेंट माना ही नहीं जाता है डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर। इस सिचुएशन के अंदर जो कंफर्मिंग पार्टी है वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगी एंड मे रेस्पॉन्ड इन द कैजुअल मैनर, और हो सकता है वो रेस्पॉन्ड करे कैजुअल मैनर में, या तो अटैम्प्ट करे रिस्ट्रिक्ट करे रिलायंस प्लेस्ड ऑन द रेस्पॉन्स। इससे क्या होगा, जो भी हमारा रिलायंस होगा रिस्पॉन्स के ऊपर वो हमारा क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। द ऑब्जेक्टिविटी क्या है कंफर्मिंग पार्टी की, कि अगर कंफर्मिंग पार्टी रिलेट करती है, अगर कंफर्मिंग पार्टी रिलेटेड पार्टी निकली, अगर कंफर्मिंग पार्टी जो कंफर्मिंग पार्टी है अगर वही रिलेटेड पार्टी निकली तो जो रेस्पॉन्स होगा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का वो भी लेस रिलायबल हो जाएगा, यानी रिलेटेड पार्टी से लिया हुआ कंफर्मेशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, लेस रिलायबल हो जाएगा।